हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग नॉलेज हम में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने मैच्योरिटी डेट और डेज ऑफ ग्रेस के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जर्नल एंट्रीज जो हमारे ड्रॉय की बुक में होने वाले हैं और पेई की बुक में होने वाले हैं, उन एंट्रीज को एक बार देखेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हमें आज क्या करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको करने से पहले हमें एक और वर्ड समझना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल और दूसरा बिल्स पेबल। ठीक है, अब ये वर्ड्स क्या कहते हैं, एक बात बताना, वर्ड को पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जो हमें रिसीव्ड होने वाले हैं, जो हमें रिसीव्ड होने वाले हैं, जो हमें रिसीव्ड होने वाले हैं, और ऐसे बिल्स जो हमें पे करने हैं। ठीक है, जो हमें पे करने हैं। अब एक बात बताओ, हमें रिसीव्ड कब होंगे? जब हमने सेल की होगी, तभी तो सामने वाला हमें पे करेगा, तभी तो बायर हमें पे करेगा। बायर क्या करेगा? पेमेंट करेगा। बात समझ में आई? और बिल्स पेबल, जो हमें पे करने हैं, इसका मतलब हमने परचेज की होगी, तभी तो हमें उनको क्या करना है, पे करना है। किसको करेंगे? सेलर को हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस चीज़ को एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके से समझाऊं, तो मैं लिखता हूं इधर ड्रॉर, इधर लिखता हूं ड्रॉई, और इसी को मैं बना लेता हूं पेई। ठीक है, हमें पता है ड्रॉर भी पेई हो सकता है। होता क्या है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के ड्रॉय को दे दिया, बोला साइन करके आप मेरे को दे दो। तो इसने क्या करा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके ड्रॉर को दे दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? ड्रॉर के पास है। तो ड्रॉर के लिए क्या होगा, सोच के बताओ मेरे को। क्या ड्रॉर इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले रुपए लेगा या रुपए देगा? रुपए लेगा। मतलब कि इसके पास पेमेंट आएगी किसके थ्रू? बायर के थ्रू। मैं अगर इधर लिखूं, अगर ये सेलर है और ये बायर है, तो किसके थ्रू पेमेंट आएगी? बायर पेमेंट करेगा सेलर को, पेमेंट करेगा सेलर को। तो यहाँ देखना, बायर पेमेंट करता है, तो हमारे लिए क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। तो इसका मतलब सेलर के लिए क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बात समझ में आई? और यही बिल ऑफ एक्सचेंज बायर के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल। दोनों एक ही चीज हैं, बट नाम दोनों के अलग अलग हैं, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में है। बात समझ में आई? जैसा कि डेटर और क्रेडिटर में होता है। अगर मैं यहाँ बिल्स ना लूँ, अगर यहाँ मैं बिल्स ना लूँ, तो एक बात बताओ, सेलर हमारे लिए क्या होता है? अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो सेलर क्या है हमारा? क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर, जिसको हमें पेमेंट करनी है इन फ्यूचर में। और अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो बायर क्या है हमारा? डेटर है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब वो क्रेडिटर है तो वो क्या करेगा? बिल्स पे करेगा। और अगर डेटर है तो बिल रिसीव करेगा। बात समझ में आ रही है? बिल्स रिसीवेबल किसके लिए होता है? डेटर्स के लिए। और बिल्स पेबल होता है क्रेडिटर्स के लिए। बात समझ में आ गई?
मतलब अगर हमारी बुक्स में बिल्स पेबल शो हो रहा है तो वो कहाँ शो होगा, क्रेडिटर की जगह, और क्रेडिटर कहाँ शो होते हैं, लाइबिलिटी साइड। इसका मतलब बिल्स पेबल हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, और बिल्स रिसीवेबल क्या है, असेट्स है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बिल्स रिसीवेबल किसको कहते हैं और बिल्स पेबल किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस और टॉपिक की तरफ अब। ठीक है, तो देखिए दोनों बुक्स बनाएंगे, कौन कौन बनाएगा, सेलर, या फिर हम सकते हैं ड्रॉअर, या फिर पेई। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन बनाएगा, बनाएगा तो एक ही बंदा, नाम अलग अलग है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बायर, ड्रॉई या एक्सेप्टर। ठीक है, पहला केस, एंट्री पहली कौन सी होगी, जब हमने सामान बेचा, जब हमने सामान बेचा। चलो एक काम करते हैं, पहले एक ड्राइंग कर लेते हैं, देन उसको नंबरिंग कर लेंगे किस किस तरीके से एंट्री होगी, फिर उसको एंट्री करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ ड्रॉअर है, यहाँ ड्रॉई है, और यहाँ पे चलो पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम होगा सेल करना। क्या होगा, सेल करना। पहला काम क्या होगा, सेल करना। दूसरा काम क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना। ठीक है, बना के क्या करेगा, वो ड्रॉई से क्या करेगा, एक्सेप्टेंस लेगा। दूसरा काम क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उसकी एक्सेप्टेंस लेना। तीसरा क्या होगा, ड्रॉई पेमेंट कर देगा, ड्रॉई क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। अगर आप देखो तो यही तीन काम तो होंगे, पहले सेल करेगा, फिर बीआर या बीपी बनेगा, और फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव होगी, अगर हम उसको रखते हैं तो। अगर सिंपल सा केस लोगे तो यही तीन काम होंगे। तो हमारी एंट्री क्या क्या होगी, सबसे पहले सेल्स की एंट्री क्या होती है, जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट। तो सेल्स तो हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, और डेबिट क्या होगा, जिसको हमने बेचा कस्टमर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी उसने पेमेंट नहीं दिया। तो हम क्या लिख देंगे इधर, रॉय या बायर या कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे। पहली एंट्री समझ में आ गई, क्या होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री हमारी ये होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के उसे एक्सेप्टेंस लेना। तो एक बात बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज केवल बना दिया, क्या हम उसको अप्रूव मानेंगे जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी, नहीं। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड, मतलब बिल्स रिसीवेबल नहीं मानेंगे। तो जब ड्रॉइव एक्सेप्टेंस दे देगा तब क्या बन जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। मीन्स बिल आर किसके लिए, ड्रॉअर के लिए, और बीपी ड्रॉय के लिए। ठीक है, तो अगर अभी हम ड्रॉअर के केस में एंट्री कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिखाई है, सेल दिखाई है। इसका मतलब हम किसके में एंट्री कर रहे हैं, ड्रॉअर के केस में एंट्री कर रहे हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बी आर बनाना पड़ेगा। और हमें बी आर किसके नाम पे बनाना पड़ता है, डेटर की जगह। तो हमारा बी आर क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास असेट्स क्या है, बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब बताओ हमारे पास से क्या चला जाएगा, हमने जो कस्टमर बनाया था, कस्टमर को डेटर बनाया था, वो हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब डेटर नहीं रहा, वो क्या बन गया, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया बिल्स रिसीवेबल में। तो यहाँ पे हमने जब डेबिट करा था तो अब इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कस्टमर अकाउंट। बात समझ में आ गई। ये हो गया तब जब हमारा बी आर बन के रेडी हो गया। अब देखो तीसरी हमारी क्या है, जब बी आर के अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगी, पेमेंट आएगी।
तो जब पेमेंट आएगी तो हमारी एंट्री क्या होती है, थर्ड एंट्री अगर मैं बोलूँ तो क्या होगी, जब पेमेंट आएगी और पेमेंट आती है तो हमारे पास क्या बढ़ता है, बैंक अकाउंट बढ़ता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है, हमारा असेट्स है, असेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, पेमेंट आ रही है किसके अगेंस्ट आ रही है, बी आर जो हमने बनाया है, बिल्स रिसीवेबल जो बनाया है उसके अगेंस्ट आ रही है। तो बी आर यहाँ पे हमारा डेबिट था, तो बी आर को अब हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हम अपनी डेटर्स ख़त्म कर देंगे, डेटर्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बात समझ में आ गई? अब ये तो हुई सेलर के केस में कि हम जब सेल करते हैं या फिर सेलर की बुक्स में क्या एंट्री होगी। अब अगर मैं इसको बायर की बुक्स में करूँगा तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री परचेज किया है बायर ने, तो परचेज करना क्या होता है, डेबिट होता है, पी ओ आर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। बात समझ में आ गई कि हमने सेलर से क्या खरीदा, सामान खरीदा कुछ भी। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए हम एक्सेप्टेंस दे देंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा, वो बिल्स पेबल, क्योंकि हमें वो पे करना है। तो बिल्स पेबल हमारा क्या है, क्रेडिटर की जगह लेता है। तो हमारा वो क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब क्रेडिट किसको करोगे, सॉरी डेबिट किसको करोगे, डेबिट हम करेंगे सेलर को। क्यों? क्योंकि हमने सेलर की जगह हमें क्या बना दिया, हमने डेटर्स को बिल्स पेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहली एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, दूसरी एंट्री होगी सेलर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब जब हम इसको पे कर देंगे, जब हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, इसके बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से क्या हो गया, बैंक कम हो गया। और बैंक कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि असेट्स कम हो रहा है। बिल्स पेबल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों? क्योंकि बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटी बना हुआ था, और लाइबिलिटी हमारी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारा बी आर और बी पी की तीन एंट्री होती हैं। अगर हमारा नॉर्मल केस हो कि हमने बिल ऑफ एक्स पहले सेल की, सेल करने के बाद बी आर बनाया, बी आर बनाने के बाद हमें बी आर के अगेंस्ट पेमेंट आ गई। तो ये होता है हमारा सबसे पहला केस, जिसमें नॉर्मल होता है, सेलर अपने पास ही बी आर को रखता है। मैंने क्या बोला, सेलर अपने पास ही बी आर को रखता है, मतलब कि जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती तब तक सेलर अपने पास ही रखेगा उस बी आर को। ठीक है, तब हमारी पेमेंट किसको होगी, बी आर जिसके पास होगा, मतलब कि सेलर, उसी को हम पेमेंट करेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने दो वर्ड पढ़े थे, कौन कौन से दो वर्ड, पहला वर्ड था बिल डिस्काउंटिंग, पहला वर्ड था, पहला वर्ड था बिल डिस्काउंटिंग, और दूसरा वर्ड था एंडोर्समेंट। दोनों ही केस में, दोनों ही केस में हम क्या कर रहे थे, बिल किसी दूसरे को दे रहे थे और उसके अगेंस्ट या तो हम रुपए ले रहे थे या फिर हम अपने क्रेडिटर्स को कम कर रहे थे। बात समझ में आ गई? तो हो सकता है इस केस में सेलर ने अपने पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज ना रखा हो, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने क्या कर दिया, मैच्योरिटी डेट से पहले, याद रखना मैच्योरिटी डेट से पहले हमने या तो बिल डिस्काउंट करा लिया या फिर उसको हमने एंडोर्स कर दिया, मींस एंडोर्समेंट कर दी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेके चलूँ, पहला केस लेके चलेंगे हम, क्या करते हैं, बिल डिस्काउंट करा दिया, तब हमारी एंट्री क्या होगी, तब हमारी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहला हमने सेल की होगी,
अगर मैं इधर छोटा सा वो बनाऊं तो यहाँ सेलर है, ये बायर है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होके इसके पास आ गया। ठीक है, अब साइन कराने के बाद ये तो हुई इतनी सी बात। अब इसने क्या करा, इसको जाके बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक के पास क्या आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास आ गया। और बिल ऑफ एक्सचेंज अगर 1000 रुपये का था तो इसने क्या करा, 950 रुपये किसको दे दिए, सेलर को दे दिए। 50 रुपये क्या काट लिए, अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के कितना पे कर दिया सेलर को, 950 रुपये। यही तो सीखा था हमने बिल डिस्काउंटिंग में कि बिल डिस्काउंट कैसे होता है। बैंक के पास गए, बैंक से बोला भैया मेरा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसके अगेंस्ट मेरे को रुपए दे दो। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तो रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे को ये रुपए मिलेंगे आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं मिलेंगे। आने वाले टाइम पे जब इसकी मैच्योरिटी डेट होगी तब मेरे को रुपए मिलेंगे। तो तब तक तो मेरे पास ये पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो मैं अपने चार्जेस काट के आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो 1000 रुपये की जगह उसने कितने दे दिए, 950 रुपये दे दिए। बात समझ में आई? क्या इसमें बायर का कोई रोल आया? नहीं। अगर बायर का रोल नहीं आया तो इसका मतलब बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री अलग नहीं होगी। मैंने ये बोला है कोई भी एंट्री अलग नहीं होगी। इसका मतलब जो भी एंट्री होगी वो ये 3 ही एंट्री होंगी, पहला परचेज का, फिर बिल्स पेबल बनने का और बिल्स पेबल पे करने का। बात समझ में आ गई? तो हमारी ये जितनी भी एंट्री अब मैं लिखवाऊंगा वो किसकी बुक में होंगी, सेलर की बुक में। किसकी बुक में, सेलर की बुक में। अब सेलर की बुक में सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है, सेल करने की। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री समझ में आ गई होगी, दोबारा नहीं समझा रहा मैं। दूसरी एंट्री होगी बिल्स रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये भी मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये भी पहले ही समझा चुका हूँ। तीसरी एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास गया, बैंक के पास गया, और बैंक ने क्या करा, 1000 रुपये की जगह 950 रुपये दे दिए। 950 रुपये दे दिया का मतलब क्या है, हमारे पास क्या आ गया, 950 रुपये कैश या बैंक आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, कैश या बैंक हमारा बढ़ जाएगा। और अगर कैश या बैंक हमारे पास बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ने पे डेबिट करते हैं। ठीक है, कितने रुपए आए, 950 रुपये आए। ठीक है, पर हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से बी आर चला गया। तो हमारे पास से बी आर चला गया तो हम क्या कर देंगे उसे, पहले डेबिट था तो अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक ये लॉजिक ले सकते हो। या फिर बिल्स रिसेवेबल हमारा क्या था, एक तरीके से असेट्स था, असेट्स कम हो गया, इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन बिल्स रिसेवेबल हमारे पास से कितने का गया, 1000 रुपीज़ का। कितने का, 1000 रुपीज़ का। अब मेरे को एक बात बताओ, 1000 रुपीज़ का बिल्स रिसेबल था, अमाउंट हमें मिला 950 रुपये। इसको क्लियर कर देता हूँ, 950 रुपये। तो हमारा 50 रुपये कहाँ काट लिए गए, हमारे 50 रुपये काट लिए बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस। किस चीज़ के, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस। बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब एक बात बताओ, अगर कोई डिस्काउंट चार्जेस हमसे काट लिया बैंक वाले ने तो हमारे लिए क्या है, खर्चे की बात है, और खर्चा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए यहाँ पे मैंने बिल्स डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट किया। कितने रुपए काट लिए, 50 रुपये। तो अगर अब आप एंट्री देखोगे तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो गई हमारी। हो गई या नहीं हो गई, बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो बात समझ में आ गई, क्या हुआ, हमने बिल डिस्काउंट करा लिया। किससे करा लिया, बैंक के थ्रू करा लिया, बैंक चार्जेस भी कट गए। क्या अब सेलर को कोई टेंशन है, क्या सेलर को कोई टेंशन है कि मेरे को रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जी नहीं, अब उसे कोई टेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास से तो बिल ऑफ एक्सचेंज चला ही गया, उसके पास तो बिल ऑफ एक्सचेंज अब है ही नहीं।
तो अब बायर किसको पेमेंट करेगा? अब बायर पेमेंट करेगा बैंक को। कब करेगा? मैच्योरिटी डेट पे कितने रुपए पे कर देगा? 1000 रुपये। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग के केस में बायर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि बायर तो उस रोल में आता ही नहीं है। सेलर को हमारी एक एंट्री जुड़ जाती है बिल डिस्काउंटिंग की, जिसमें हमारी ये एंट्री हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद सेलर भी टेंशन फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास से बिल ऑफ एक्सचेंज चला जाता है। बात समझ में आ गई? अब जब बायर पेमेंट करेगा तो सीधा बैंक को जाके कर देगा। ठीक है। पहला तो ये केस हो गया कौन सा? बिल डिस्काउंटिंग का। दूसरा केस मैंने बताया था एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का। ठीक है। अगर मैं एंडोर्समेंट के केस में एक छोटी सी ड्राइंग लेके चलूं तो कैसे ले सकते हो? सेलर होगा, बायर होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बना होगा और बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ होगा। ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया, 1000 रुपये का था। अब होता क्या है? सेलर के पास एक बंदा आता है, बोलता है कि भैया आपके पास ना मेरे 1000 रुपये फंस रहे हैं, आप मेरे को 1000 रुपये दे दो। अब एक बात बताओ, किसके रुपए फंस रहे होंगे? सेलर की बुक में कोई ना कोई क्रेडिटर होगा। कौन होगा? क्रेडिटर। ठीक है। किसका क्रेडिटर होगा? सेलर का क्रेडिटर होगा। ठीक है। सेलर का क्रेडिटर होगा। सेलर की बुक में क्या होगा? क्रेडिटर खड़ा होगा। वो आके इसको बोलता है कि 1000 रुपये मेरे बच रहे थे आप पे, तो एक काम करो मेरे को 1000 रुपये दे दो। अब सेलर बोलता है यार मेरे पास 1000 रुपये तो है नहीं अभी, तो एक काम कर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज तू ले ले, ये बिल ऑफ एक्सचेंज तू ले ले। बात समझ में आई? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ले लेगा तो बिल किसको पेमेंट करेगा? जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो भी क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। बात समझ में आई? कि हमने कैश ना दे के क्या दे दिया? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज सामने वाली पार्टी को दे दिया, ताकि सामने वाला पार्टी उसकी पेमेंट रिसीव कर सके। बात समझ में आ गई? इस चीज़ को अगर मैं एंट्री में समझाऊं तो पहली एंट्री सेम होगी हमारी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री भी सेम होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तीसरी एंट्री हमारी क्या थी? इसको ट्रांसफ़र करने की, किसको करा है हमने? क्रेडिटर को ट्रांसफ़र किया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या था? एक तरीके से असेट्स था। असेट्स हमारे कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पर एक बात बताओ, डेबिट हम किसको करेंगे? जो हमारा क्रेडिटर था, जो हमारी लाइबिलिटी थी। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने जब इसको दे दिया तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, किसकी वजह से हो गई? क्रेडिटर्स को हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। किसको दे दिया? क्रेडिटर्स को। तो हमारा यहाँ क्या आएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जिसको भी हमने ये दिया है। अगर 1000 का था तो हमारा सारी एंट्री 1000 की हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये एंट्री हमारी किसके बुक में है? सेलर की बुक में है। किसकी बुक में है? सेलर की बुक में है। ठीक है। अब एक बात बताओ, सेलर की बुक में तो ये 3 एंट्री हो गई, क्या बायर की बुक में कोई एंट्री होगी एक्स्ट्रा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो पेमेंट करेगा वो तो सीधा किसको पेमेंट कर देगा? इसको पेमेंट कर देगा। और एंट्री क्या कर देगा? उसके पास से बीपी कम हो जाएगा और बैंक भी कम हो जाएगा। तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम की सेम रहेगी। बात समझ में आई? एंडोर्समेंट के केस में भी ये एंट्री चेंज नहीं होती। ठीक। तो अगर मैं अब आगे बढ़ूं तो क्या कह सकता हूं? क्रेडिटर्स की बुक में क्या एंट्री होंगी? क्रेडिटर्स की बुक में क्या एंट्री होंगी? ये भी तो हो सकता है कि हमें बोल दिया जाए कि क्रेडिटर्स की बुक में एंट्री करके बताओ। तो सोचो, इसके पास
क्या आया यहाँ पे? अगर इस एंट्री को देखो, इसी में तो क्रेडिटर का रोल है, इसी में तो क्रेडिटर आ रहा है केवल। क्या ऊपर की दो में क्रेडिटर का कोई रोल है? नहीं। तो इन दोनों एंट्री से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। अब हमें लेना देना किससे होगा? इस वाली एंट्री से। क्रेडिटर क्या हो गया? कम हो गया, और हमने उसे क्या दे दिया? बी आर दे दिया। तो जब बी आर इसको मिला, तो बी आर इसके लिए क्या होगा? डेटर के रूप में हमें बी आर मिलता है। तो डेटर क्या होते हैं? असेट्स। तो बी आर क्या हुआ? असेट्स। असेट्स बढ़ रहा है हमारे पास, तो असेट्स बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैं लिखूंगा बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब आप बोलोगे डेटर क्यों लिखा? अब एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर बायर की बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेलर क्या होता है? क्रेडिटर होता है। और सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायर क्या होता है? डेटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं इसी चीज़ को, तो क्या होगा? जब क्रेडिटर को पेमेंट मिली, इसका मतलब एस की बुक में, सेलर की बुक में क्रेडिटर, अगर मैं डी मान के चलूँ डी क्रेडिटर है, तो एस की बुक में डी क्या है? क्रेडिटर। तो डी की बुक में, डी की बुक में एस क्या होगा? डेटर होगा। होगा ना? होगा। अगर सेलर की बुक में डी हमारा क्रेडिटर है, तो डी की बुक में सेलर क्या होगा? डेटर होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा? डेटर कम कर दिए। ठीक है, अपने असेट्स को कम कर दिया, और यहाँ पे बिल्स रिसेबल असेट्स है और ये वाला असेट्स बढ़ा दिया। बात समझ में आ गई? पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री केवल अब बची क्या? पेमेंट का टाइम की एंट्री। तो पेमेंट जब इसे मिल जाएगी तो इसका बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, और इसके पास से क्या चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट हो गया। एक ये लॉजिक ले सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल हमारा असेट्स था, हमारी जब पेमेंट आ गई असेट्स के थ्रू, तो हमारा क्या होगा? डेटर्स के थ्रू जब पेमेंट आ गई तो डेटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो हमारा बिल्स रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो आप टेलीग्राम के थ्रू या कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि बी आर को आप एक तरीके से डेटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसा आप डेटर के साथ करते हो सेम टू सेम वही क्या होगा? बी आर के साथ ट्रीटमेंट होती है। और बिल्स पेबल में भी बिल्स पेबल किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? क्रेडिटर की तरह। इसकी तरह क्रेडिटर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये मैंने दो केस बता दिए। कौन कौन से? अगर हमने डिस्काउंटिंग करा दिया, दूसरा हमने एंडोर्समेंट करा दिया, तीसरा हमने पेमेंट तक अपने पास रखा, तब क्या होगा। ठीक है, ये तीनों केस में करा चुका। अब लास्ट केस बचता है कि हमने रखा तो अपने पास पेमेंट तक, लेकिन रखा तो हमने पेमेंट तक, लेकिन हमने पेमेंट रियलाइज करने के लिए किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। हमने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, कलेक्शन करने के लिए, कि कलेक्ट आप कर लो, सीधा सीधा आपके पास वो आ जाएंगे, मतलब कि सीधा सीधा वो बैंक में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको नाम दूं तो क्या नाम दे सकता हूं? इसको मैं नाम दूं तो कह सकता हूं व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बात समझ में आ गई? कि हमने क्या करा? बिल को भेज दिया बैंक में, किसके लिए? कलेक्शन करने के लिए। किसके लिए? कलेक्शन करने के लिए। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाती है? सेल वाली होती है, तो वो सेम रहेगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरा बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। थर्ड हमारी एंट्री होगी, अब हमने क्या करा? बिल सेंड कर दिया बैंक को फॉर कलेक्शन, तो अब हम ये तो नहीं लिख सकते कि बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट क्रेडिट, नहीं।
तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बैंक अकाउंट को डिनोट करता है, ना कि बैंक को। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन या फिर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। समझना एंट्री को क्या हो रहा है। हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन भेजा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बैंक को क्या भेज दिया, बिल भेज दिया। तो हमारे पास से इसकी अब लाइबिलिटी बन गई उसको करने की, क्या कहते हैं, बी आर को कलेक्ट करने की। हमारी तरफ से लाइबिलिटी बन गई बैंक की। तो हमारे लिए बैंक क्या बन गया, डेटर बन गया। तो बैंक डेटर बन गया, तो हमने एक तरीके से इस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और हमारे पास से क्या चला गया, बी आर चला गया। और बी आर हमारा क्या था, असेट्स था। और असेट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बी आर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई। बी आर हमने ख़त्म कर दिया और बी आर को हमने किस में कन्वर्ट करा लिया, सेंट फॉर कलेक्शन में। अब जब वो पेमेंट आ जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा ख़त्म हो जाएगा। जब बायर पेमेंट कर देगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों, बैंक में हमारे पास रुपए आ जाएंगे। और किसके अगेंस्ट आ जाएंगे, बी आर तो हमारे पास है ही नहीं। बी आर की जगह हमने क्या किसको दे दी थी, बिल सेंट टू कलेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, या फिर बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बात समझ में आ गई। एक नाम आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एक बात बताओ, क्या बायर का फिर से कोई रोल आया, जी नहीं। इसका मतलब याद रखना, बायर की बुक में केवल 3 एंट्री होंगी। 3 एंट्री कौन कौन सी, पहली परचेज करने की, दूसरी उसको से बिल्स पेबल बनाने की, और तीसरी बिल्स पेबल पेमेंट करने की। केवल ये 3 ही एंट्री हमारी बायर्स की बुक में होती है। ठीक है, सेलर की बुक में डिपेंड करता है सेलर उस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करता है। या तो वो मैच्योरिटी तक अपने पास रखेगा, तो हमारी कौन सी एंट्री होगी, ये वाली एंट्री जो है हमारी कब की है, मैच्योरिटी टाइम तक अगर वो रखता है अपने पास तो, मैच्योरिटी तक होल्ड करता है अपने पास बिल ऑफ एक्सचेंज तो। ठीक है, अगर बिल डिस्काउंट कर देता है, मतलब बिल डिस्काउंटिंग करा लेता है किससे, बैंक के थ्रू, तो हमारी ये एंट्री चेंज हो जाती है, एक एंट्री जुड़ जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, दूसरा केस भी समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा केस में हम क्या करते थे, एंडोर्समेंट कर देते थे। हमारे पास जो बिल है उसको अपने किसी क्रेडिटर को दे देते थे, तब हमारे पास क्या एंट्री हो जाती थी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और चौथा और लास्ट केस होता है बिल सेंड टू कलेक्शन। हमने क्या करा, बिल जो है वो बैंक के पास भेज दिया और बोल दिया बैंक वालों आप कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हो। ठीक है, तो वो हमारे रिसीव क्रेडिट कर देंगे तो हमारे पास अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये तो हुई हमारी क्या, इस चीज़ की, अगर हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और बायर क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर बायर डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि पेमेंट नहीं करता या नहीं करने लायक रहता है, मतलब कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर वो करता ही नहीं है जानबूझ के, तो हमारे ये चीज़ हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।